हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। सो गाइस, आज का जो सेशन है हमारा वो है पारिस्थितिक। पारिस्थितिक से आज मैंने क्वेश्चन लिया है। आज का जो वीडियो उसमें आप पारिस्थितिक से क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आपको पता है कि ये ईवीएस से रिलेटेड है, पर्यावरण अध्ययन। तो ये वीडियो जो है इसी टॉपिक से क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में आप एंड तक ज़रूर बने रहिए, स्किप बिल्कुल भी ना करिए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो लिखा है कि पारिस्थितिकी को प्राथमिक स्तर के छात्रों को समझाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, इट मीन्स कि वह क्या करे जिससे कि बच्चे, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको समझने में आसानी हो, पारिस्थितिकी को समझने में उनको आसानी हो। ऐसा आप क्या करेंगे? कल आप भी एक टीचर होंगे तो आप ऐसा क्या करेंगे? पारिस्थितिकी के कारणों का अवलोकन करें। अपने आसपास उपस्थित जैविक तथा भौतिक वस्तुओं से छात्रों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को पूछें। पारिस्थितिकी के कारकों का फोटो दिखाएं, उन्हें परिभाषा याद कराएं। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, पारिस्थितिकी के कारकों का फोटो दिखाएं। देखिए, पारिस्थितिकी को प्राथमिक स्तर के जो छात्र होते हैं उनको समझाने के लिए फ़ोटो दिखाने से क्या होगा? जब फ़ोटो दिखाता है शिक्षक तो प्राथमिक स्तर के जो छात्र होते हैं वो दृश्य के माध्यम से, जो है कि दृश्य मतलब कि देख करके वो बहुत आसानी से सीख लेते हैं। तो इस दृश्य के माध्यम से वो किसी भी विषय को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा इसका आंसर। और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि बच्चा ना देखने के बाद वो जल्दी सीखता है। तो सेकंड क्वेश्चन है कि छात्रों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण बोध की जागरूकता लाने के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है। मतलब कि आप एक शिक्षक हैं तो अगर आपको छात्रों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण बोध की जागरूकता लाना है तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए, वो चीज़ आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन है उनसे घरेलू वस्तुओं को बनाए जाने में प्रयुक्त होने वाले जैविक व भौतिक तत्वों की सीमितता को बताएगा। अपने आसपास उपस्थित वन व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव बताएगा। देश विदेश में बनाने वाली अनेक पर्यावरणीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा। तो शिक्षक क्या क्या कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सभी शिक्षक कर सकता है छात्रों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण बोध की जागरूकता लाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक पर छात्रों को दत्त कार्य के लिए आप किस प्रकार निर्देश दे सकते हैं। दत्त कार्य के लिए आप किस प्रकार निर्देश दे सकते हैं? उनसे कहेंगे कि दिए गए दत्त कार्य के संबंध में सूचना खोजें। उनके अभिभावकों से कहेंगे कि छात्रों को सूचना खोजने में उनकी मदद करें तथा स्वयं भी इसमें भाग लें। उन्हें प्रतिदिन के संबंध में गृह कार्य तथा कक्षा में अभ्यास कार्य देंगे जिससे उस संबंध में पर्याप्त सूचना एकत्र कर एवं बोध विकसित करें। उपर्युक्त सभी कथन सही है। तो पारिस्थितिक पर छात्रों को दत्त कार्य के लिए आप ये सारे निर्देश दे सकते हैं। तो ऑप्शन जो है 4 वो बिल्कुल सही होगा, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है कि कक्षा में पारिस्थितिकी पढ़ाने के दौरान छात्र सुनने समझने में रुचि ना ले रहे हो तो आप क्या करेंगे? यदि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और उस कक्षा में बच्चे आपके पढ़ाने का जो तरीका है, आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो आप क्या करेंगे वहाँ पे? क्या आप सभी बच्चों को दंडित करेंगे, पढ़ाने का तरीका व बिंदु दोनों बदल देंगे, उन्हें मैदान में ले जाकर पढ़ाएंगे, उनसे यह बात बताएंगे कि आप उन्हें नज़दीकी चिड़ियाघर में ले जाने वाले हैं इसलिए सभी छात्र तैयार हो जाएं? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो होगा पढ़ाने का तरीका व बिंदु दोनों बदल देंगे। यदि कक्षा में पढ़ाते समय बच्चा इंटरेस्ट ना ले रहा हो तो आपको अपने पढ़ाने का तरीका व जो बिंदु होता है वो दोनों बदल देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द, इकोसिस्टम जो है शब्द, उसको किसने प्रतिपादित किया था? ए जी टॉन्सले ने, जी मेंडल ने, ई पी ओडम ने, सी पार्क ने। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए जी टॉन्सले ने। ए जी टॉन्सले ने पारिस्थितिक तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता को नहीं बढ़ावा देता है? यहाँ पे नहीं है, नहीं बढ़ावा देता है। पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन, ऊर्जा के निवेश एवं निर्गम में संतुलन, विभिन्न जैसे भू रासायनिक चक्रों के सुचारू रूप से कार्यशीलता, मानव जनसंख्या वृद्धि हेतु उपयुक्त दशाएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मानव जनसंख्या वृद्धि हेतु उपयुक्त दशाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा पारिस्थितिकी संसाधनों के प्रबंध के संबंध में सही है? प्राकृतिक संसाधनों का तर्क संगत विदोहन तथा विकास, ये एक ही है। प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन ये ऑप्शन नंबर 2 है। और सभी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ऑप्शन नंबर 3 है। और ये है ऑप्शन नंबर 4, प्राकृतिक संसाधनों का तर्क संगत विदोहन एवं पर्यावरण की गुणवत्ता का अनुसरण। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र का आधारभूत तत्व है जैव भार, जैव विविधता, ऊर्जा प्रवाह, वनस्पति संघनता। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का आधारभूत तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको डेवलपमेंट का तात्पर्य है। इको डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इसका क्या अर्थ है? त्वरित गति से आर्थिक विकास करना, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन करते हुए आर्थिक विकास करना, पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखते हुए आर्थिक विकास, प्राकृतिक प्रक्रियाओं से कोई छेड़छाड़ न करके पारस्परिक का संरक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखने हेतु आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा उनके भौतिक वातावरण से अंतर संबंध के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? विभिन्न जीवों के अंतर संबंधों तथा उनके भौतिक वातावरण के अंतर संबंध के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? फेनोलॉजी, पारिस्थितिकी, जैविकी, प्राणी विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ध्यान देना है, आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं है। मांसाहारी प्रायः द्वितीयक या तृतीय उपभोक्ता होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। नेफेथीज कीटभक्षी पौधा होता है। पादप प्लवक अपघटक होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि पादप प्लवक जो होते हैं वो अपघटक नहीं होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। जीव तथा उसके बाह्य वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। छाया में उगने वाले पौधे जियोफाइट्स कहलाते हैं। घास के मैदान में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में जीव संख्या को पिरामिड उल्टा होता है। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, घास के मैदान में जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। ये ऑप्शन गलत है, मतलब कि ये गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन तो यही सही है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित घटकों में कौन जैव एवं अजैव जगत के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है? पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित घटकों में कौन जैव एवं अजैव जगत के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है? उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक, आवास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियोजक। वियोजक जो है वो अपघटन की प्रक्रिया द्वारा जैव पदार्थों को अजैव पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार जैव एवं अजैव पदार्थों के बीच ये मध्यस्थ का कार्य करता है। कौन? वियोजक। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव तथा जाति विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में,
मरुस्थलों तथा सवाना में, विषुवत रेखीय वनों में। इसका आंसर होगा विषुवत रेखीय वनों में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय वैज्ञानिक UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी घोषित किया गया है? VP पाल, यश पाल, MS स्वामीनाथन, RD मिश्रा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख है? ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, किसी पारितंत्र में होते हैं सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या उत्पादक, अपघटक, घटक, जलीय जंतु एवं जलीय पौधे, जैविक तथा अजैविक घटक। तो किसी पारितंत्र में जो पाए जाते हैं वो होते हैं जैविक तथा अजैविक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। मानव और सभी जंतु क्या होते हैं? सर्वाहारी, मांसाहारी, घटक, उपभोक्ता। तो पारितंत्र में सभी मानव और सभी जंतु होते हैं उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, पारितंत्र में बाज का स्थान है। बाज किस स्थान पे आता है? अपघटक, निम्न उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। तो पारितंत्र में बाज का स्थान है सर्वोच्च उपभोक्ता का, ऑप्शन नंबर 4। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में मानव है। पारितंत्र में मानव क्या है? शाकाहारी, सर्वाहारी, उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वाहारी। पारितंत्र में मानव जो है वो सर्वाहारी हैं। ये रहा आज का सेशन। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो आप जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम पास होता है तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा काम आता है और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ऐसे ही लेंदी क्वेश्चंस होते हैं जिनको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कैसे आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही डेली वीडियो देखने को मिलेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।